स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम क्लास 6 साइंस के 4th चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा होगा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमने सूची बनाई है या फिर हमने अपने दैनिक जीवन से इकट्ठे की हैं। मान लीजिए हम ऐसे वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों में सूचीबद्ध किया था। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उस चैप्टर में हमने कई ऐसे खाद्य पदार्थों का जिक्र किया था कि ये पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ के वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? यानी कि हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। जैसे कुछ कांच की वस्तुएं होती हैं, कुछ धातुओं से बनी वस्तुएं होती हैं, कुछ प्लास्टिक से बनी वस्तुएं होती हैं। तो इस प्रकार जो वस्तुएं होती हैं उनके पदार्थों में वेरिएशन होता है। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं। अब इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की बनी है। इस सारणी में हम ये देखेंगे कि समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जैसे हमारे पास अगर लकड़ी है तो लकड़ी से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ है तो कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, न्यूज़पेपर, खिलौने, कैलेंडर आदि बनते हैं। चमड़े से बैग बनते हैं, जूते बनते हैं। इस तरह प्लास्टिक से भी हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें, खिलौने आदि बनते हैं। रुई से गर्म कपड़े बनते हैं, रजाइयाँ, तकिया आदि रुई से बनाए जाते हैं। तो इन सब पदार्थों से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं ये हमने इस सारणी से जाना। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे हमने एक ही पदार्थ से कई वस्तु हम बना सकते हैं। जैसे कांच है तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बन सकता, उससे कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी हुई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो हमने प्रयोग किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों के रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। मतलब हम अगर कोई वस्तु बनाते हैं
तो उसके पदार्थ का चयन ये सोच के करते हैं कि हम उस वस्तु का निर्माण किस लिए कर रहे हैं। अब चित्र में दिखाया गया है कि अगर हम कपड़े के गिलास का उपयोग करें तो हमारे गिलास में ज़रा सा भी पानी नहीं रुकेगा, वो बाहर चला जाएगा। तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम किस इस्तेमाल के लिए वस्तु को बना रहे हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। पदार्थ का पहला गुण है उसकी दिखावट, मतलब वो दिखने में क्या है। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप में देखते हैं विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम के शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताज़े कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके कि किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। क्या आप ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। मतलब जो पदार्थ चमक रहे हैं और जो पदार्थ नहीं चमक रहे हैं उनकी सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इन प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। मतलब जिन पदार्थों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है वो धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जंग वगैरह लग जाने के कारण द्युतिहीन, मतलब उनकी चमक गायब हो जाती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति या चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं है। मतलब जब हम ताजे कटे पृष्ठ देखेंगे तो हम देख रहे होंगे कि अगर वो धातु है तो वो चमक रही होगी। दूसरा गुण है पदार्थ का कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाने को संपीड़ित करना भी कहते हैं, कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। कि मतलब जैसे हमने उसको उस पर खरोच मारा तो जिन पे खरोच मारना आसान होता है वो कोमल पदार्थ होते हैं और जिन पे खरोच मारना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ होते हैं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? आगे साइड में हम देखेंगे विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। जैसे जब किसी पदार्थ को हम जल में मिलाते हैं तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो जल में वो पदार्थ गायब हो जाता है यानी घुल जाता है, या तो वह जल में नहीं घुलता है। तो जब हमने नमक को जल में घुलाया तो जल में पूर्णतः नमक विलुप्त हो गया। इसी तरह जब हम चीनी जल में मिलाते हैं तो जल में पूरी तरह से चीनी विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब हम बालू मिलाते हैं तो ये जल में विलुप्त नहीं होती। इसी तरह अलग अलग चीज़ों के लिए जल में विलेयता अलग अलग होती है। आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए या विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। मतलब जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो पदार्थ जल में विलेय कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर, विलोड़ित करना मतलब हिलाने पर,
जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? पदार्थ का अगला गुण है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। आपने लुका छिपी का खेल देखा होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। देखिए, दुकानों पर टॉफ़ियाँ इत्यादि पारदर्शी जार में भरकर रखी जाती हैं ताकि ग्राहक इससे आकर्षित हो सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में समूहित कर सकते हैं? कि मतलब अब हमारे लिए यह आसान हो गया कि हम किसी भी पदार्थ को पारदर्शी और अपारदर्शी समूह में विभाजित कर सकते हैं। यानी जिन वस्तुओं से हम आर पार देख सकते हैं वो उनको हम रखेंगे पारदर्शी के कॉलम में, और जिन वस्तुओं से हम आर पार नहीं देख सकते उनको हम रखेंगे अपारदर्शी कॉलम में। एक क्रियाकलाप है इम्पॉर्टेंट। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। मतलब एक कागज़ का शीट लेकर एक जलते हुए बल्ब को उसके पार देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। मतलब जैसे हमने कागज़ में थोड़ा सा अगर तेल लगा दिया तो वो बल्ब और तेज़ी से हमें दिखने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वसा क्या होता है, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, जबकि साबुनों को अन्य स्थान पर और अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ सारांश है जिसे हम पढ़ लेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे चारों ओर दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जितनी वस्तुएं हैं या फिर कोई भी वस्तु है वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है।
अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। यानी कि विभिन्न पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं यानी जल में घुल जाते हैं। कुछ अन्य अविलेय होते हैं यानी वो जल में नहीं घुलते। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। आज के लिए आपका प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आर पार देखा जा सकता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो देखने के लिए इनवाइट करते रहिए। थैंक यू।